अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चैप्टर 1 उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन है, कहते हैं हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक्स लाइक। ये क्वेश्चन है कि सुपर क्रिटिकल स्टेट्स जो है वो किस तरह की आपको दिखाई देती है। कहते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट्स होते हैं वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैसेस से मिल रहा होता है और लिक्विड जो है वो सॉलिड से भी मिल रहा होता है। हाईली कंप्रेस स्टेट होती है विच शोज दैट बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें आपके पास किसी चीज़ की लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज नजर आ रही होती है, गैसेस की भी। मतलब इन बिटवीन होता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, वो लिक्विड में भी होता है, वो गैशियस स्टेट में भी होता है। तीनों स्टेट्स एट अ टाइम नजर आ रही होती है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मिक्स होती हैं। अगर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं तो ये समथिंग लाइक दिस, इस तरह से नजर आ रहा होता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको आइस दिखा रही हूँ तो ये यहाँ पे मेल्ट हो रही है, तो ये यहाँ पे सॉलिड भी और लिक्विड भी है एट अ टाइम। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज हैं। और ये देखिए, ये लिक्विड है, यहाँ पे ये मेल्ट हो रही है, मतलब वेपर्स की फॉर्म में। ये लिक्विड भी है, वेपर्स भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे दो स्टेट्स एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रही है, इंटरमीडिएट है। लिक्विड भी है, वेपर्स भी है, यहाँ पे लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। तो दोनों स्टेट्स एट अ टाइम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको हम नाम देते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट। ठीक है। सेकेंड है, कहते हैं इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब। ट्यूब में आपके पास प्लाज्मा किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ प्लाज्मा होता है क्या। पीछे प्लाज्मा वो होता है जिसमें आपके पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होती है? वो आप लोगों के घरों में पहले ज़माने में जो ट्यूबलाइट्स इस्तेमाल होती थी ना, अगर मैं आपको शो करवाऊँ किस शेप की होती थी, जस्ट लाइक आपने देखा होगा इस तरह की ना, पहले ज़माने में आपके घरों में ट्यूबलाइट्स इस्तेमाल होती थी। अब तो वो दूसरे बल्ब इस्तेमाल होना शुरू हो गया ना। ठीक है, एलईडीज इस्तेमाल होना शुरू हो गए। पहले इस तरह की ना बड़ी बड़ी सी ट्यूबलाइट्स इस्तेमाल होती थी, इनको फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। कहते हैं इस तरह की ट्यूब में आपके पास किस तरह से प्लाज्मा प्रोड्यूस करवाया जाता है। प्लाज्मा का मतलब है इसके अंदर चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है थ्रू ए लो प्रेशर गैस। कि हमारे पास क्या होता है बच्चे, इसके अंदर ना गैस फिल होती है। ठीक है, आप इसको क्या देते हो, करंट देते हो। जब करंट इस गैस में से पास करती है ना, तो वो क्या करती है, उस गैस के एटम्स को आयनाइज करवा देती है, मतलब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है। वहाँ पे प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब करंट पास करती है ना गैस में से, तो वो क्या करती है, एक्साइट कर देती है गैस एटम्स को, मतलब उसको आयनाइज करवा देती है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, और जब प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे कौन सी लाइट इमिट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट इस्तेमाल होती है। और ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, हमारे पास क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइट है ना, ये वाली ट्यूबलाइट, इसके अंदर वाली साइड पे ना कोटिंग की जाती है, एक तय कोट कर दी जाती है, मतलब तय चढ़ा दी जाती है, जैसे हम कहते हैं पॉलिश कर दिया जाता है। किसके साथ, फ्लोरिसेंट के साथ, फास्फोरस के साथ। फास्फोरस एक ऐसा मटेरियल है, जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करती है तो ये आपको कौन सी लाइट देता है, विजिबल, इसलिए हमें वहाँ पे रोशनी नजर आ रही होती है। तो ये एक तरीका होता है कि ये जो ट्यूब लाइट है, आप इसको क्या करते हो, इसमें से करंट गुजारते हो, इसके अंदर गैस फिल होती है। जब इसमें से करंट पास करते हो तो वो गैस के एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, वहाँ पे प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो जाते हैं, न्यूक्लियस अलहदा हो जाता है। अब इस ट्यूबलाइट के अंदर वाली साइड पे फास्फोरस की कोटिंग कर दी जाती है, मतलब फास्फोरस लगा की एक तय लगा दी जाती है। जब प्लाज्मा जनरेट होता है ना, प्लाज्मा बनता है, तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट प्रोड्यूस होती है लाइट। अल्ट्रा वायलेट क्या करती है, उस फास्फोरस कोटिंग के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके साथ रिएक्शन करके आपको कौन सी लाइट दे देती है, विजिबल लाइट दे देती है। इसलिए हमें रोशनी चमकती हुई नजर आती है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक। कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर जो हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ते हैं। जो ज़्यादातर जानदारों में चीज़ मॉलिक्यूल्स पढ़े जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री में भी हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही पढ़ते हैं। कहते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो हर उस बॉन्ड को, हर उस चीज़ को डील करेगी जिसमें कार्बन बॉन्ड होगा, चाहे वो जिंदा चीज़ों में है, चाहे वो कह लें कि बेजान चीज़ों में है।
तो वो ये फोकस कर रही होती है हर उस चीज़ के ऊपर जिसमें कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन होता है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर फोकस करती है जो लिविंग होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फोकस करता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। आगे कहते हैं गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन्स बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। कहते हैं हमारे पास जो डायमंड है वो किस तरह से जो है वो लाइट चमकता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। कहते हैं इसका रीजन ये होती है, अगर मैं आपको शो करवाऊं, इसकी रीजन ये होती है कि एक अगर डायमंड है तो इसके ऊपर जितनी लाइट फॉल करती है ना, गिरती है आके, तो वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होके जाती है। जितनी आएगी वो वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। जब वो वापस रिफ्लेक्ट होती है तो ये हमें चमकदार नजर आता है, तो इसलिए हमें ये इस तरह से नजर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन ऑफ NaCl इन वाटर, के पानी में नमक NaCl किस तरह से डिजोल्व होता है, ठीक है। कहते हैं when NaCl is added in water it dissolves readily because the attractive interaction between the ions of NaCl and polar molecules of water are very strong। जब आप NaCl को पानी में डाल दो, उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओवरकम्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन NaCl, जो Na और Cl के दरमियान की फोर्सेज होती है उसकी निस्बत पानी और NaCl के दरमियान फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसलिए वो उनको अपनी तरफ खींच लेती हैं। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स द Cl नेगेटिव और negative end of the water dipole is oriented towards the Na plus ions, ठीक है। These ion dipoles attraction between Na ions and water molecules Cl negative and water molecules are so strong that pulls ions from their position in the crystal and thus NaCl dissolves, it's shown in figure। अच्छा, ये आपको अगर मैं फिगर के थ्रू शो करवाऊँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि अगर ये मेरे पास NaCl है, यहाँ पे अगर ये देखें ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स है ग्रीन कलर के, इनको अगर आप क्लोरीन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो छोटे छोटे हैं इनको सोडियम के दरमियान, कहते इन प्लस और माइनस के दरमियान ना कुछ अट्रैक्शन होती है, तो इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्सेज होंगी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं कि NaCl के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जैसे ही आप NaCl का ओवरऑल एक क्रिस्टल जो है वो पानी में हल करते हो, पानी में क्या होता है, H2 होता है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो कहते हैं जब आप NaCl को पानी में हल करते हो तो पानी इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाता है बनिस्बतन इनकी जो आपस में फोर्सेज होती हैं। तो ये पानी क्या करता है, इसका जो ऑक्सीजन है ना वो इसके Na पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जितने पानी के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन होते हैं ना वो सारे मिलके ये Na को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन, ये देखें ये सारे के सारे ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसको बाउंड कर लेते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और जो इस पानी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पार्शियल प्लस चार्ज होता है, वो क्या करते हैं, क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको अपनी तरफ बाउंड कर लेते हैं। अब ये देखिए ये सिर्फ हाइड्रोजन वाले इस साइड में है, तो वो उसको बाउंड कर लेते हैं। कहते हैं ये जो पानी के ऑक्सीजन Na के ऊपर चार फोर्स लगा रहे हैं या हाइड्रोजन Cl के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सोडियम और क्लोरीन के आपस की फोर्सेस की निस्बत। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड आराम से पानी के अंदर हल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो सोडियम को बाउंड कर लेता है और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो क्लोरीन के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। कहते हैं डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज क्यों होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखते हैं, कहते हैं हमारे पास यहाँ पे कहते हैं डिफरेंट सोल्यूट्स जो है उसके डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती हैं किसी भी सॉल्वेंट में। जैसे कि आप एग्जांपल लें कि आप एक टेबल शुगर ले लें और एक टेबल जो है सोडियम क्लोराइड का ले लें, ठीक है। आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है शुगर का और सोडियम, नमक का और चीनी का, ठीक है। तो आप देखेंगे जो सोडियम क्लोराइड है वो कितना हमारे पास कंसनट्रेशन कितनी उसकी इस्तेमाल होगी, वो 5.3 मोलर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होगा, जबकि शुगर का देखें तो वो 3.8 होगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो सोडियम क्लोराइड है वो ग्रेटर है उसकी सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पे शुगर की निस्बत। अब वो कहते हैं क्यों हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा होती है। कहते हैं ये इसलिए होती है क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड की अट्रैक्शन है पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू शुगर। इसलिए हम कहते हैं शुगर कम डिजोल्व होती है सोडियम क्लोराइड की निस्बत, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है फोर्सेस के, जिस अगर सोल्यूट के ज़्यादा फोर्सेज हैं सॉल्वेंट के साथ तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, अगर कम फोर्सेज हैं तो वो कम होगा। आगे वी सेवन
पार्ट है, वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम ए वाटर जस्ट लाइक KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट की तरह सोडियम क्लोराइड को क्यों क्रिस्टलाइज नहीं कर? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर एक दफ़ा आपने नमक को या किसी चीज़ को पानी में हल कर दिया, सोल्यूशन बना लिया, तो उसको दोबारा से बाहर निकाल लो, दोबारा से उसको क्रिस्टल का मतलब है उसको दोबारा से सेपरेट कर लो। कहते हैं अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में हल कर लेते हैं तो उसको निकाल सकते हो, उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन NaCl अगर पानी में हल हो जाए, नमक पानी में हल हो जाए, तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती, उसको अलहदा नहीं किया जा सकता। कहते हैं क्यों? क्योंकि दोनों की सॉल्युबिलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर NaCl एक दफ़ा पानी में हल हो जाए ना, तो उसको इजीली अलहदा नहीं किया। जैसे आप पानी को वेपोरेट भी करवाओगे, उसको अलहदा करना भी चाहोगे ना, तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं NaCl के वो प्योर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ पानी के आयंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आयंस जो है वो क्रिस्टल्स के साथ अपेयर होते हैं, आ रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल है, NaCl ज़्यादा सॉल्युबल है। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट enables it to use as a lubricant। कहते हैं जो है ना हमारे पास ग्रेफाइट, अगर इसको टच करें तो वो स्लिपरी सा होता है हमारे पास, ठीक है, स्लिपरी होता है। अगर हम इसको देखें तो हमें ये बताना है कि वो स्लिपरी क्यों होता है, ठीक है, और किसकी वजह से हम लोग उसको लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर आप लोगों को ग्रेफाइट का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, शेप कैसी होती है बच्चे, ग्रेफाइट में क्या होते हैं कि हेक्सागोनल 6 कार्बन एटम आपस में ना जुड़े होते हैं, इस तरह से रिंग्स होती हैं, और ये रिंग्स एक के ऊपर दूसरी होती है, दूसरे के ऊपर तीसरी, तो इस तरह से ये रिंग्स 6 कार्बन एटम्स मिलकर ये रिंग्स बनाते हैं, और ये रिंग्स आपस में एक दूसरे के ऊपर तय दर तय जुड़ी होती हैं। अब इन रिंग्स के दरमियान वाली जो फोर्सेस है ना वो बहुत वीक होती हैं, तो जब आप जैसे इसको थोड़ा सा भी टच करोगे ना, ये लेयर थोड़ी सी आगे खिसक जाती है, ये थोड़ी सी पीछे, तो ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी स्लाइड कर जाते हैं, तो हम कहते हैं ये स्लिपरी होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है। इसी वजह से इसको लिब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आंसर देखें तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, ग्रेफाइट जो है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, जिसमें 6 कार्बन एटम्स जो है वो रिंग्स के फॉर्म में जुड़े होते हैं, वो लेयर एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती हैं, और इन लेयर्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर, वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और ये जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, जब आप थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लिप हो जाती है, इसलिए हमें वो टच करने पर स्लिपरी फील होता है, क्यों? क्योंकि एक लेयर दूसरे के ऊपर जो है थोड़ी सी स्लाइड कर सकती है, आगे मूव कर सकती है, ठीक है, और इसी वजह से हम इसको लुब्रिकेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से चैप्टर 1 के। स्टिल कुछ बच्चे कोई पॉइंट मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा।